फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओशियन जीएस एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमी सेगमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरबीआई। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई के हर सेगमेंट, हर डायमेंशन को मैं कवर करूंगी, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, आप एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल फील करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक इसके स्थापना के बारे में बात करें तो इसके इतिहास को जानते हैं कि कैसे कैसे आरबीआई का गठन हुआ। तो 1914 में एक समिति बनाई गई थी, चैम्बरलिन समिति। चैम्बरलिन समिति बनाई गई थी और इस समिति ने सिफारिश करी थी कि एक केंद्रीय बैंक का होना आवश्यक है। लेकिन 1914 का समय ऐसा था जब 1914 का समय ऐसा था जब उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो कि हम 1914 में हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था। तो उस समय ब्रिटिश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थे, तो चैम्बरलिन समिति की सिफारिश को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर आगे चल के 1926 में हिल्टन यंग समिति बनती है। हिल्टन यंग समिति बनती है जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। जब हिल्टन यंग समिति बनती है तब इसने भी यही सिफारिश इस समिति ने भी सिफारिश किया कि केंद्रीय बैंक का होना आवश्यक है। तो इसी इसी समिति के अकॉर्डिंग 1930 में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति का कार्य ही था कि हम कैसे केंद्रीय बैंक की स्थापना करें, कैसे वो कार्य करेगा। तो इसके लिए 1930 में इस समिति के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 को पारित किया गया। 34 को पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन किया गया। क्या हुआ? 1930 में एक समिति बनाई गई जिसका काम था कि वो चेक करे, वो सजेशन दे कि कैसे हम केंद्रीय बैंक का निर्माण करें। तो इस समिति के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 को पारित किया गया तथा इस एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को हमारे आरबीआई का गठन किया गया। अगर आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो हमारे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ओसबोर्न ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ थे। इनका कार्यकाल 1935 से 37 तक रहा। अगर मैं बात करूं कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर फर्स्ट भारतीय गवर्नर फर्स्ट भारतीय गवर्नर हमारे थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। इनका कार्यकाल 1941 से 1943 तक रहा। तो आपको 3 बातें याद रखनी है कि आरबीआई का गठन किस एक्ट के माध्यम से हुआ। तो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। तथा आरबीआई कब बना? 1 अप्रैल 1935 को। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। तथा इस पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। अगर मैं नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा समय तक, सबसे लंबा कार्यकाल
हमारे फोर्थ गवर्नर बेनेगल रामाराव जी का था, बेनेगल रामाराव जी, जो जुलाई 1949 में बने थे तथा ये जनवरी 1957 तक अपने पद पर रहे। तो वेनेगल रामाराव का सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल था 1949 से 1957 तक। अगर मैं कहूँ कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, वो थे अमिताभ घोष जी का। ये 15 जनवरी को बने थे और इन्होंने 4 फरवरी तक अपने पद पर रहे। 15 जनवरी से 4 फरवरी 1985। तो इसमें दो बातें आपको याद रखनी कि सबसे लंबा कार्यकाल गवर्नर वेनेगल रामाराव तथा सबसे छोटा कार्यकाल अमिताभ घोष का था, 15 जनवरी से 4 फरवरी तक। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो आरबीआई का जो लेखांकन वर्ष होता है, लेखांकन वर्ष वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये 2020 से स्टार्ट हुआ है। 2020 के पहले क्या था हमारा लेखांकन वर्ष, 1 जुलाई से 30 जून तक था। और ये 2020 से हमारा लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो 1948 तक आरबीआई दो अन्य देशों दो अन्य देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। कौन थे वो दो देश? पहला देश वर्मा, जिसे पहले वर्मा बोला जाता था, म्यांमार, तथा दूसरा है पाकिस्तान। जो हमारा आरबीआई है वो दो देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुका है। पहला म्यांमार, दूसरा है पाकिस्तान। आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आरबीआई में नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीआई कैसे रेगुलेट होता है, कैसे इसका नियमन होता है। कैसे नियमन होता है? तो आरबीआई दो एक्ट हैं। एक है आरबीआई एक्ट 1934, दूसरा है हमारा आरबीआई एक्ट 1949। ये दो एक्ट हैं जिसके माध्यम से आरबीआई खुद को रेगुलेट करता है तथा इन्हीं के माध्यम से पूरा आरबीआई का सिस्टम चलता है। वो कौन से हैं? आरबीआई एक्ट 1934 एंड आरबीआई एक्ट 1949। अब हम लोग देखेंगे आरबीआई की संरचना, आरबीआई कैसे बनी है, संरचना, कितने मेंबर होते हैं, कौन उनको नियुक्ति करता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीआई की संरचना। आरबीआई की संरचना की बात करें तो इसमें दो तरह के अधिकारी होते हैं। एक होते हैं हमारे निदेशक अधिकारी,
एक होते हैं हमारे निदेशक अधिकारी और दूसरे होते हैं हमारे गैर निदेशक। गैर निदेशक अधिकारी, अगर निदेशक अधिकारी की बात करें, इसमें होते हैं एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर। कितने मेंबर होते हैं? निदेशक अधिकारी में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और इनको नियुक्ति कौन करता है? इनको नियुक्त करते हैं सरकार द्वारा, समय समय पर सरकार इनकी नियुक्ति करता है। अब देखते हैं हम गैर निर्देशक अधिकारी की। तो गैर निर्देशक अधिकारी में एक होता है हमारा स्थानीय बोर्ड के मेंबर, स्थानीय बोर्ड के मेंबर, और दूसरे होते हैं हमारे नामित सदस्य। अगर स्थानीय बोर्ड की बात करें तो इसमें टोटल 20 सदस्य होते हैं और नामित सदस्य में 10 सदस्य होते हैं। स्थानीय बोर्ड 4 शहरों में इसके कार्यालय हैं। दिल्ली में, जिसमें कि 5 सदस्य होते हैं, कोलकाता, इसमें भी 5 सदस्य होते हैं, मुंबई, इसमें भी 5 सदस्य, तथा चेन्नई, इसमें भी 5 सदस्य, टोटल 20 सदस्य होते हैं। इसका स्थानीय बोर्ड दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में, चेन्नई में, तथा नामित सदस्य 10 होते हैं। और इनको कौन नामित करता है, नियुक्ति कौन करता है? इसको आरबीआई के गवर्नर करते हैं, नियुक्त करता है गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर। तो ये था हमारा आरबीआई की संरचना, जिसमें निदेशक अधिकारी होते हैं। निदेशक अधिकारी में कौन कौन आएगा? एक गवर्नर आता है, दूसरे 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं, और इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा करी जाती है। दूसरा है गैर निदेशक अधिकारी, इसमें 2 तरह के मेंबर है, एक स्थानीय बोर्ड के मेंबर तथा एक दूसरे नामित सदस्य। स्थानीय बोर्ड में 20 सदस्य होते हैं तथा नामित सदस्य में 10 सदस्य होते हैं। ये स्थानीय बोर्ड दिल्ली में है, जहाँ पे 5 सदस्य है। दूसरा कोलकाता में है, वहां भी 5 सदस्य है। तीसरा मुंबई में है, वहां भी 5 सदस्य है। और चेन्नई, यहाँ भी 5 सदस्य है। नामित सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करता है। तो ये थी हमारी संरचना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि आरबीआई के कार्य क्या हैं, कैसे ये कार्य करता है, कैसे ये नोटों का निर्गमन करता है, कैसे ये बैंक के रूप में काम करता है, कैसे इसे बैंक, सरकार का बैंक कहा जाता है। तो हम अब चलते हैं आरबीआई के कार्य की ओर कि आरबीआई क्या कार्य करता है। आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य की बात करें, अगर मैं संक्षेप में आपने बताऊं, जो कि पहला कार्य इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पे, नोटों का निर्गमन करता है। ये नोटों का निर्गमन, निर्गमन का मतलब होता है इश्यू करना, जारी करना, जारी करना। दूसरा कार्य है इसका, ये सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। सरकार के बैंक के रूप में मैं आगे सबको डिटेल में समझाऊंगी, बस इसको अभी संक्षिप्त में बता रही हूँ। सरकार के बैंक के रूप में, कैसे ये सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। और तीसरा ये है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे बैंकों को बैंक क्यों कहा जाता है?
अगर हम लोग समझे, जैसे कि हमें ऋण चाहिए होता है तो हम बैंक जाते हैं। सपोज दैट बैंक को ऋण लेना है तो किसके पास जाएगा? तो अगर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका नेक्स्ट कार्य देखिए, इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं संक्षिप्त में इसको बता रही हूँ। आरबीआई का नेक्स्ट कार्य क्या है कि जैसे कि किसी बैंक का शाखा विस्तार करना है, मतलब उसके नए ब्रांचेस खोलने हैं, शाखा विस्तार, तथा उसका समापन करना है, बैंक को समाप्त करना है, समापन, तथा विलय विलय करने के लिए आरबीआई की अनुमति आवश्यक। आरबीआई की अनुमति मतलब बैंक अगर किसी शाखा का विस्तार करना चाहता है, समापन करना चाहता है तथा किसी बैंक के साथ विलय करना चाहता है तो आरबीआई की अनुमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट इसका क्या कार्य है? ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है ये। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो मेनली आरबीआई के कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन करता है, मतलब जारी करता है। दूसरा है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। और नेक्स्ट है बैंकों के बैंक, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इस किसी बैंक का अगर शाखा विस्तार करना है, समापन करना है, उसका विलय करना है तो उसके लिए आरबीआई की अनुमति आवश्यक होती है। और अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। चलते हैं नेक्स्ट, इसको डिटेल में जानते हैं कैसे आरबीआई नोटों का निर्गमन करता है। देखिए, आरबीआई 10 रुपए से जितने भी बड़े सिक्के होते हैं या रुपया होता है, नोट होता है, उन सबको जारी करता है। 10 रुपए से अधिक सभी सिक्के प्लस नोटों को जारी करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारे यहाँ तो 1 का सिक्का भी होता है, 2 का भी सिक्का होता है, 5 का भी सिक्का होता है। तो इनको कौन जारी करता है? जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि 10 रुपए से अधिक के सभी सिक्के और नोटों को आरबीआई जारी करता है। तो 1 रुपए हो, 5 रुपए हो, 2 रुपए हो, इन सब सिक्कों को सरकार छापती है, सरकार जारी करती है। जैसे 1 का सिक्का है, इसको सरकार छापती है, सरकार जारी करती है। सरकार जारी करती है। जब जो सरकार 1 रुपए का नोट या सिक्का जारी करती है तो सरकार इसको घाटे की, इसे कहा जाता है हीनार्थ प्रबंधन। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार 1 रुपए का नोट जारी तो करती है लेकिन उसकी लागत 1 रुपए से अधिक होती है। अब 1 रुपए का सिक्का है तो उसकी वैल्यू तो 1 ही रुपए होगी, लेकिन उसके बनने में जो मटेरियल यूज हुआ, जो कागज यूज हुआ है, उसकी कीमत 1 रुपए से ज्यादा होती है। तो 1 रुपए के सिक्के को जारी करने के लिए, नोट को जारी करने के लिए सरकार को 1 रुपए 15 पैसा खर्च करना पड़ता है। अब एक सिक्के की वैल्यू तो 1 ही रुपए होगी तो सरकार को तो 1 ही रुपए मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा वो कितना खर्च करता है? 15 पैसा। इसीलिए इसको हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं, मतलब कि वो घाटे में छापता है सरकार। अगर मैं एक सिक्के, एक नोट की बात करूं तो उस पे वित्त मंत्रालय
वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और जो आरबीआई जारी करता है उसमें गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के हस्ताक्षर। ठीक है, समझ में आ गया। 10 रुपए से अधिक सभी सिक्के और नोटों को कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है, तथा आरबीआई के ही गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। दूसरा है कि 1 रुपए एक सिक्के को सरकार द्वारा जारी करा जाता है तथा ये हीनार्थ प्रबंधन पे कार्य करता है। हीनार्थ प्रबंधन का मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 रुपए की सिक्का है, उसकी लागत 1 रुपए 15 पैसे आ रहा है और जो 15 पैसे उसको घाटा हो रहा है सरकार को, तो वही होता है हीनार्थ प्रबंधन। और 1 रुपए के सिक्के में, नोट में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब आगे देखते हैं कि भारत में नोट कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। तो भारत में नोट छापे जाते हैं कहाँ पे? पहला है हमारा नासिक महाराष्ट्र, दूसरा है हमारा देवास एमपी, तीसरा है हमारा कर्नाटक, चौथा है सालबनी में। तो भारत में 4 जगह नोट छापे जाते हैं हमारे, नासिक महाराष्ट्र में, देवास एमपी में, कर्नाटक में तथा सालबनी में। अगर मैं बात करूं ये किसके अंडर में आता है, तो पहला जो नासिक और देवास है ये सीधा सरकार के अंडर में आती है, सरकार का स्वामित्व है इस पे। और जो कर्नाटक और सालबनी है इसमें आरबीआई का स्वामित्व है। इसमें आरबीआई का स्वामित्व है। और अगर मैं बताऊं कि जो नोट बनते हैं उसका जो कागज बनता है वो एक जगह है होशंगाबाद, होशंगाबाद। आप इसको ज्यादा याद नहीं करना है, कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। होशंगाबाद में नोट बनाने की कारखाना है, नोट बनाने का मिल है, पेपर मिल। ठीक है, कहाँ पे है? होशंगाबाद में। तो ये था कि भारत में 4 जगह नोट छापे जाते हैं, नासिक महाराष्ट्र में, देवास एमपी में, तीसरा हमारा कर्नाटक में और चौथा है सालबनी में। अगर मैं बात करूं तो नासिक और देवास में सरकार का प्रभुत्व है, स्वामित्व है, और कर्नाटक और सालबनी में आरबीआई का स्वामित्व है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में कैसे कार्य करता है। दूसरा था आरबीआई के कार्य में, पहले हमने देखा था कि आरबीआई नोटों का निर्गमन करता है। एक पॉइंट में बताना भूल गई कि जैसे आरबीआई है, आरबीआई ये सभी नोटों प्लस सिक्कों का वितरण करता होता है, वितरण करता, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, सभी जैसे कि 1 रुपए का नोट बताया था ना मैंने, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट सरकार जारी करती है लेकिन उसको वितरित कौन करता है? हमारा आरबीआई। उसको वितरण का काम कौन करता है? आरबीआई। तो एक लाइन आप याद रखिए कि सभी नोटों व सिक्कों को आरबीआई वितरित करता है या वितरण का कार्य आरबीआई का होता है। तो हम नेक्स्ट काम देखेंगे आरबीआई का, जैसे कि मैंने बताया था कि आरबीआई का दूसरा कार्य क्या है कि वो सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। तो अब देखते हैं सरकार के बैंक के रूप में कैसे कार्य करता है आरबीआई। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है।
सरकार बैंक के रूप में कार्य करता है कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई सरकार बिल्डिंग बना रही है, ठीक है, कोई सरकार बिल्डिंग बना रही है और उसने बजट में उसने उसको जितना भी उसको देना था कि हमने माना कि 100 करोड़ इस पे खर्च करेंगे, 100 करोड़ इस पे खर्च करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते उसका बजट नहीं बना या अधिक हो गया या उसके पास रेवेन्यू नहीं आया, तो सरकार को इसके लिए पैसे चाहिए जो कि उसने बजट में अनाउंस करा था, जो कि अभी उसके पास उपलब्ध नहीं है, बाकी क्षेत्रों में खर्च हो गया है। तो सरकार को इसके लिए पैसे चाहिए, तो अब सरकार कहाँ जाएगी? सरकार सरकार एक सरकार एक प्रतिभूति जारी करती है। प्रतिभूति से क्या होता है? जैसे कि सरकार प्रतिभूति जारी करती है। अब प्रतिभूति क्या होता है? सिक्योरिटी होती है एक, जिसमें जैसे कि 100 करोड़ लेना है सरकार को, तो इसमें 100 करोड़ लिखा रहता है, वापस करने की तिथि लिखी होती है तथा किस दर पे। उसमें ब्याज दर नहीं होता, लेकिन जैसे कि सिक्योरिटी होती है, प्रतिभूति होती है, जैसे 100 करोड़ का है, सरकार 100 करोड़ की प्रतिभूति जारी करती है, तो जो हमारी आरबीआई होती है, जैसे आरबीआई है और सरकार ने 100 करोड़ की प्रतिभूति जारी करी सरकार ने, तो आरबीआई 100 करोड़ की प्रतिभूति लेती है, बदले में सरकार को मान लो कि 90 करोड़ या 99 करोड़ देती है, 99 करोड़ देती है। लेकिन जब सरकार आरबीआई को पैसे वापस करेगी, तो जितना भी उसमें प्रतिभूति में लिखा होगा, जैसे कि इसमें 100 करोड़ लिखा हुआ है, जितना भी सिक्योरिटी में लिखा होगा, प्रतिभूति में लिखा होगा, उतना ही सरकार को पे करना पड़ेगा। तो सरकार को कितना पे करना पड़ेगा? 100 करोड़। लेकिन आरबीआई ने तो 100 करोड़ नहीं दिए थे, आरबीआई ने कितना दिया था? 99 करोड़ दिया था। तो प्रतिभूति का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को ऋण लेना है, जैसे सरकार को ऋण लेना है, तो प्रतिभूति जारी करती है, तथा जो ऋण देता है वो अपने पास प्रतिभूति रखता है सिक्योरिटी के रूप में, और उससे कम में उसको पैसे देता है, और रिटर्न में जितना भी प्रतिभूति में लिखा होता है, जितना भी अमाउंट होता है, उसको सरकार को और जिसने भी लिया है उसको वापस करना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रतिभूति क्या होता है। प्रतिभूति तो हमने जान लिया कि क्या होता है। जो ऋण लेना चाहता है वो जारी करता है, तथा जो ऋण देता है वो अपने पास प्रतिभूति रखता है। लेकिन प्रतिभूति के भी टाइप होते हैं। जैसे प्रतिभूति है, इसके 2 प्रकार हैं। एक तो सरकारी प्रतिभूति होती है, सरकारी प्रतिभूति होती है, और दूसरी प्रतिभूति होती है हमारी निजी प्रतिभूति, जो निजी क्षेत्र के लोग जारी करते हैं। सरकारी प्रतिभूति की बात करें तो 2 हैं, एक अल्पकालिक है और दूसरा हमारा दीर्घकालिक है, दूसरा हमारा दीर्घकालिक। वैसे ही निजी प्रतिभूति में अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ठीक है। अल्पकालिक में क्या होता है? जैसे कि 91 दिन का हो गया, 162 दिन के लिए ले लिया उधार, या 364 दिन के लिए। बेसिकली अल्पकालिक 1 वर्ष से कम का उधारी होता है, 1 वर्ष से कम का, 1 वर्ष से
कम के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 वर्ष से कम के लिए अल्पकालिक प्रतिभूति जारी करी जाती है। दीर्घकालिक प्रतिभूति की बात करें तो ये 1 वर्ष से अधिक के समय के लिए, 1 वर्ष से अधिक अधिक के लिए। ठीक है, और जो ये अल्पकालिक प्रतिभूति होती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी ट्रेजरी बिल जो सरकार द्वारा जारी करी जाती है, या हिंदी में बोले तो उसे कोष पत्र कहा जाता है, कोष पत्र। ठीक है, इतना समझ में आ गया? प्रतिभूति 2 प्रकार की होती है, एक सरकारी होती है, एक निजी होती है। सरकारी की बात करें तो 2 होता है, एक अल्पकालिक होता है, दूसरा दीर्घकालिक। अल्पकालिक 1 वर्ष से कम के समय के लिए होता है, दीर्घकालिक 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए होता है। 1 वर्ष से कम के लिए जैसे 91 दिन के लिए चाहिए, 182 दिन के लिए चाहिए, 364 दिन के लिए चाहिए, तो सरकार प्रतिभूति जारी करता है। जो सरकार प्रतिभूति जारी करता है उसे ट्रेजरी बिल या कोष पत्र कहते हैं। दीर्घकालिक प्रतिभूति में 1 वर्ष से अधिक के लिए, और इसे इसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सॉवरेन बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड और मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड और मसाला बॉन्ड। ठीक है, ये होता है। समझ गए आप लोग? अल्पकालिक 91, 182, 364 दिन के लिए ले सकते हैं। अगर सरकार अल्पकालिक प्रतिभूति जारी करता है तो उसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है, और हिंदी में उसे कोष पत्र कहा जाता है। दीर्घकालिक की बात करें तो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जारी करता है तथा उसे सॉवरेन बॉन्ड के रूप में जाना जाता है, मसाला बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। बेसिकली जो सॉवरेन बॉन्ड होता है, मसाला बॉन्ड होता है, ये सरकार विदेशों से या जनता से पैसा जुटाने के लिए प्रतिभूति जारी करती है। अब देखते हैं हम निजी निजी प्रतिभूति। निजी प्रतिभूति अल्पकालिक होता है, ये भी 1 वर्ष से कम समय के लिए, कम समय के लिए, समय के लिए, समय के लिए ये 1 वर्ष से कम के लिए होता है, और इससे निजी व्यक्ति या जनता से पैसे जुटाए जाते हैं। दीर्घकालिक में 1 वर्ष से अधिक के लिए, 1 वर्ष से अधिक के लिए, एक वर्ष से अधिक के लिए और इस अल्पकालिक में कौन सा आता है, ये वाणिज्यिक प्रापत्र के माध्यम से, वाणिज्यिक प्रापत्र, और वाणिज्यिक प्रपत्र, और दूसरा है हमारा दीर्घकालिक ऋण के लिए बॉन्ड जारी करी जाती है, बॉन्ड। ठीक है, ये था हमारा सरकारी प्रतिभूति, निजी प्रतिभूति। अब मैं इसको दूसरे पेज में बना देती हूँ। प्रतिभूति, प्रतिभूति 2 प्रकार की होती है, एक होती है निजी सरकारी, दूसरी होती है निजी। सरकारी में 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा अल्पकालिक, अल्पकालिक, दूसरा होता है हमारा दीर्घकालिक।
अल्पकालिक में 91 दिन तक 182, 364, इन सब के लिए उधार सरकार ले सकती है। और जो सरकार जारी करती है प्रतिभूति, उसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल या कोष पत्र। दीर्घकालिक के लिए 1 वर्ष से अधिक समय के लिए, 1 वर्ष से अधिक के लिए इसमें क्या है, इसमें सॉवरेन बॉन्ड है। सॉवरेन बॉन्ड जो सरकार बाहर से उधार लेती है विदेशों से। दूसरा है मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड। निजी प्रतिभूति की बात करें तो निजी प्रतिभूति 2 प्रकार का होता है। ये भी एक होता है अल्पकालिक, 1 वर्ष से कम के लिए, और दूसरा होता है दीर्घकालिक। अल्पकालिक में वाणिज्यिक प्रपत्र, वाणिज्यिक प्रपत्र, और हमारा दीर्घकालिक के लिए बॉन्ड। तो ये था हमारे प्रतिभूति के बारे में। जैसे कि आरबीआई का काम क्या था, सरकार को ऋण देना, सरकार प्रतिभूति जारी करती थी। वही था। प्रतिभूति कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी प्रतिभूति, निजी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति भी 2 प्रकार के होती है, अल्पकालिक, दीर्घकालिक। अल्पकालिक प्रतिभूति वो होती है जो 1 वर्ष से कम के लिए, 1 वर्ष से कम के लिए जारी करी जाती है, और जिसमें 91 दिन के लिए होता है, 182 दिन के लिए होता है, 364 दिन के लिए होता है। वही दीर्घकालिक की बात करें तो ये 1 वर्ष से अधिक के समय के लिए होता है, जिसमें सॉवरेन बॉन्ड और मसाला बॉन्ड के माध्यम से सरकार विदेशों से उधार लेती है। और सरकार जो बिल जारी करती है, जो प्रतिभूति जारी करती है, उसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अगर निजी प्रतिभूति की बात करें तो यह भी अल्पकालिक होता है, दीर्घकालिक होता है। और अल्पकालिक प्रतिभूति को वाणिज्यिक प्रापत्र कहते हैं, और दीर्घकालिक प्रतिभूति को बॉन्ड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कि आरबीआई का नेक्स्ट काम क्या है। आरबीआई का नेक्स्ट कार्य क्या था। आरबीआई बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक। आरबीआई मेनली 2 काम करती है। बैंकों का जमा स्वीकार करती है, बैंकों का जमा स्वीकार करती है, स्वीकार करती है, तथा ये बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता भी होती है। बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता मतलब अगर कहीं ऋण नहीं मिल रहा है तो आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो बैंक को अंतिम ऋणदाता के रूप में, बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता। और आरबीआई का क्या काम है, जैसे आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है। जैसे कि आईएमएफ में कोई सम्मेलन हो रहा है, या किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था में कोई सम्मेलन हो रहा है, तो ये सरकार के एजेंट के रूप में वहां अपना प्रतिनिधित्व करता है। तो आरबीआई सरकार का एजेंट होता है। आरबीआई जो है सरकार का एजेंट, सरकार का एजेंट होता है। तथा ये विनिमय दर को कंट्रोल करता है, विनिमय दर को कंट्रोल करता है, दर को नियंत्रित करता है।
विनिमय दर क्या होता है? जैसे कि किसी देश की मुद्रा, जैसे अपने देश के रुपया है और यूएसए का डॉलर है, तो अपने देश की मुद्रा के परिपेक्ष में दूसरे देश की मुद्रा को देखना विनिमय दर कहलाता है। जैसे कि अभी अभी कुछ समय पहले डॉलर का जो डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो रहा था, तो आरबीआई ने इस पे कदम उठाते हुए विनिमय दर को कम करने की कोशिश करी। तो ये आरबीआई का कार्य होता है कि विनिमय दर को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो आरबीआई बैंक के रूप में कैसे कार्य करता है? बैंकों को जमा स्वीकार करता है, बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता है, तथा ये सरकार का एजेंट होता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था तथा आईएमएफ में जितने भी सम्मेलन होती हैं, बैठकें होती हैं, ये सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां पे शामिल होता है। दूसरा है, ये विनिमय दर को नियंत्रित करती हैं। अब हम आरबीआई के नेक्स्ट कार्य में चलेंगे कि आरबीआई आरबीआई क्या काम था? आरबीआई आरबीआई का काम क्या था? आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य कर चुका है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे आरबीआई क्या करता है? बैंकों के शाखा विस्तार, समापन व विलय के लिए अनुमति देता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बात करूं तो 2013 के पहले अगर बैंक को शाखा विस्तार करना होता था, जैसे कि बीओबी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर उसको नई शाखा का विस्तार करना है तो वो पहले आरबीआई से अनुमति लेती थी। 2013 के पहले। लेकिन 2013 में इस नियम को हटा दिया गया तथा ये नियम बनाया गया कि अगर आप विदेशों में शाखाएं अपनी ब्रांच खोलते हैं, तो वहां अगर आप खोलते हैं तो आपको आरबीआई की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो 2013 के पहले बैंकों को अगर शाखा विस्तार करना होता था तो आरबीआई से अनुमति लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अगर आप विदेशों में शाखा विस्तार करना चाहते हैं तो अनुमति आवश्यक है। अनुमति आवश्यक है। ठीक है। तो ये था कि बैंक के शाखा विस्तार, समापन, अगर समापन करना है तो भी आरबीआई की अनुमति चाहिए। अगर विलय, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ विलय करना चाहता है तो उसको आरबीआई की अनुमति लेनी आवश्यक है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का देना बैंक और विजया बैंक में मर्ज हुआ था 1920 में, तो ये इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ी थी। तो ये था हमारा कार्य कि बैंक के समापन और विलय के लिए आरबीआई की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट